आप देखोगे जो पहले 3 इलेक्शन है, जो फर्स्ट इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन और थर्ड इलेक्शन, तीनों ही चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। अगर 2019 की ही बात करें, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं थी, लगभग 30 की सीट के आसपास थी बीजेपी, इससे ज्यादा थी कांग्रेस। आपको औरों से ज्यादा वोट चाहिए, वैसे जीतता कौन है, 100 है नंबर, तो 50 + 1 51 तो कम से कम आने चाहिए। 50% से ज्यादा हो गई तो जीता माना जाता है। अब इसको देखो, इसको वोट कितनी मिली है, मान लिया 49% ही मान लो, क्या सीट मिली है कोई भी, 0। देखो 1947 में हम आजाद हो गए, 1952 में इलेक्शन हुआ है। क्या इतने थोड़े समय में कोई भी पार्टी पूरे देश में अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकती थी? गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हम चैप्टर कर रहे थे ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, और उसमें पहली जो क्लास थी उसमें हमने हाउ स्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी वाज ए चैलेंज ये पढ़ा था, और दूसरा ये चीज पढ़ी थी कि भाई जो पहला इलेक्शन था वो अपने आप में अनयूजुअल क्यों था, यही बात देखी थी ना, एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब इस चैप्टर का नाम समझना है कि भाई इस चैप्टर का ये नाम क्यों नहीं था कि भाई स्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, इस चैप्टर का नाम है ये। और हमने जो इसमें पहला टॉपिक करा अभी तक उसमें ये पढ़ा कि भाई डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना कैसे एक चैलेंज था, कैसे जो संसार के जो दूसरे देश उस टाइम पे आजाद हुए थे उन्होंने डेमोक्रेसी के साथ कंप्रोमाइज करा, समझौता करा। कहीं पे वन पार्टी सिस्टम, कहीं पे डिक्टेटरशिप, कहीं पे आर्मी रूल, ऐसी संस्थाओं ने काम किया। बट भारत ने नेशनल मूवमेंट की हेरिटेज होने के कारण डेमोक्रेसी को अपनाया। और फिर उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था वो ये था कि भाई पहला जो आम चुनाव था वो अपने आप में उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे और कैसे हमने उनको फेस करा, कैसे वो एक अनयूजुअल चुनाव था, कैसे वो अपने आप में अलग प्रकार का चुनाव था, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब है इस चैप्टर के नाम का मतलब, इसका मतलब है एक दल के प्रभुत्व का दौर। आप देखोगे जो पहले 3 इलेक्शन है, जो फर्स्ट इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन और थर्ड इलेक्शन, तीनों ही चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, स्टेट में भी और सेंटर में भी। स्टेट में भी और सेंटर में भी। देखिए भारत में नॉर्मली 2 प्रकार के इलेक्शन है, स्टेट और सेंटर। जो सेंटर में चुनाव होते हैं ना, इनके द्वारा चुने जाते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो स्टेट में चुनाव होते हैं वहां पे चुने जाते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो एमएलए हैं इनमें से किसी को मुख्यमंत्री चुना जाएगा, यहाँ पे स्टेट में तो चीफ मिनिस्टर होता है भारत में, और जो ये सेंटर में एमपी हैं ये किसको चुनेंगे, प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, और ये सीएम को। तो पहले जो तीनों इलेक्शन थे सेंटर और स्टेट दोनों ही जगह एक साथ हुए थे, क्लियर है ये बात। और तीनों ही इलेक्शन में, चाहे वो सेंटर का था चाहे स्टेट का था, तीनों ही जगह पे कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था। तो इसलिए 1952 से लेकर 1967 तक का टाइम पीरियड होता है जो, वो वन पार्टी डोमिनेंस या कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस का काल माना जाता है। पहला जो इलेक्शन हुआ था भाई 1952 में, दूसरा हुआ था 1957 में, और थर्ड हुआ था 1962 में। बेसिकली हमने कल बात करी थी, लिखा नहीं था, जो 1952 का इलेक्शन था ना, ये अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक इसकी वोटिंग हुई थी, कई महीने ये चला। पर जो ज्यादातर वोटिंग थी वो जनवरी 1952 में हुई, इसलिए इसको 1952 के इलेक्शन के रूप में ही याद करा जाता है। सेकंड जो इलेक्शन हुआ है 1957 में, और थर्ड हुआ 1962 में। क्लियर है ये बात, सिंपल सी बात है। अब अगर हम इन तीनों ही चुनावों की बात करें, ये 1952 वाला ऐसे ही लिख लो, 1957 वाला,
1962 का। इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें, भाई क्या रिजल्ट रहे, अगर हम फर्स्ट इसकी बात करें ना, तो कांग्रेस गेट्स 364 सीट्स आउट ऑफ, सेंटर की बात कर रहे हैं हम, 489, 489 सीट थी टोटल, और इसमें से 489 सीट्स किसने जीती, कांग्रेस पार्टी ने। सिंपल बात है भाई। जो सेकंड इलेक्शन था उसमें 371 सीट जीती और टोटल सीट होगी थी 494, मतलब टोटल सीट है, ये टोटल सीट है नीचे, और ऊपर है कांग्रेस वोन, जो कांग्रेस ने जीती है। और जो थर्ड इलेक्शन था 1962 का, इसमें 361 सीट जीती 489 में से। क्लियर है, ये रिजल्ट भाई पूछा जा सकता है एक नंबर में, अगर तीनों इलेक्शंस का रिजल्ट आ गया 2 नंबर में, ऐसे भी पूछा जा सकता है। जो पहला चुनाव था टोटल सीट थी 489 और 364 कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, ये 1952 में हुआ था। जो दूसरा चुनाव था वो 1957 में हुआ था, इसमें 494 सीट्स थी टोटल और 371 जीती थी कांग्रेस ने। जो थर्ड है 1962 में, 489 में से 361 हमने जीती। पर यहाँ पे देखो 67 तक का लिख रखा मैंने, तो 1962 तक बताया है। अगर 1962 होगा और यहाँ पे ये पार्टी जीत गई तो ये कहां तक राज करेगी, 67 तक, 5 साल के लिए तो गवर्नमेंट आती है। जो 2014 में जीती उसने राज कब तक करा, 2019 तक। जो 1952 में जीत गई तो 1957 तक राज करा पहले पर, फिर 1957 में हुआ तो इसने 62 तक राज करा, 62 में हुआ था 67 तक। तो 1967 तक कमोबेश सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट में हो, कांग्रेस का राज था। क्लियर है। जो यहां पर पहले इलेक्शन की ओर बात करें, जो इसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीट जीती गई इसने। जो दूसरे नंबर पे थी, ये सेकंड पार्टी थी, इसने 16 सीट जीती। और जो स्टेट की बात करें ना, स्टेट में तो 3 जगह पे त्रवनकोर, उसमें हमने देसी रियासत में भी ये नाम पढ़ा था कि भाई त्रवनकोर क्या है। ये एक देसी रियासत थी जिसने शुरुआत में खुद को आजाद घोषित करा था। ये केरल का पार्ट है, आज ये केरल का पार्ट है भाई। एक जगह है उड़ीसा, एक जगह है मद्रास। यहां पे दिख रहा है भैया त्रवनकोर जो आज केरल का पार्ट है, उड़ीसा और मद्रास, इन 3 जगहों पर कम्युनिस्ट पार्टी ने सीटें जीती। बट उसके बावजूद भी, कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई। क्या होता है, जैसे हरियाणा का चुनाव समझो, कैसे ये जीत के कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है। अगर 2019 की ही बात करें, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं थी, लगभग 30 के सीट के आसपास थी बीजेपी, इससे ज्यादा थी कांग्रेस। क्लियर है। पर बीजेपी ने क्या करा, दूसरी पार्टियों से गठबंधन करके सरकार बना ली अपनी। यहां पे क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी ने सीट जीत रखी थी, बट उसके बाद भी कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा था, तो कुछ एमएलए इधर से, कुछ एमपी उधर से आके सरकार वहां भी कांग्रेस ने ही बनाई। क्लियर है भाई ये बात। तो यहाँ पे ये पहले इलेक्शन की बात है। अगर हम दूसरे इलेक्शन की बात करें, एक जगह पे, पहले इलेक्शन में तो हर जगह, चाहे वो सेंटर है चाहे स्टेट, हर जगह पे कांग्रेस की सरकार बनी। बट यहां पे केरला में सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी थी सेकंड इलेक्शन। इसके अलावा सेंटर और स्टेट दोनों जगह, और यहां भी सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों ही जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। इस बात को समझो क्या लिखा है ये,
जो फर्स्ट इलेक्शन था, पहले इलेक्शन में 489 सीट्स थी भाई टोटल, उसमें से 364 जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी ने जीती। जो सेकंड इलेक्शन है इसमें 494 सीट्स थी, 371 सीट क्या करा कांग्रेस ने जीती। थर्ड जो इलेक्शन है 1962 का, उसमें 489 सीट है और 361 कांग्रेस ने जीती। तीनों ही इलेक्शंस में सेंटर और स्टेट दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी, लगभग हर स्टेट में। यहां पे क्या हुआ, 16 सीट कम्युनिस्ट पार्टी की आई थी जब इसकी 364 आई थी। जो कांग्रेस ना इन तीन जगहों पे सरकार शुरुआत में मेजोरिटी नहीं प्राप्त कर सकी, त्रावणकोर में, उड़ीसा में और मद्रास में, बट उसके बाद भी गवर्नमेंट बनाने में सफल हुई। तो इसका मतलब हर एक स्टेट में और सेंटर में कांग्रेस की सरकार। दूसरे इलेक्शन में सेंटर में तो कांग्रेस की सरकार आई गई क्योंकि 371 सीट जीत रखी है। जीतने के लिए क्या चाहिए थी, इसका आधा कर दो, 494 का आधा, 2 4 7 + 1 248 चाहिए है जीतने के लिए। अब इसकी अकेले की 371 है तो जीत नहीं जाएगी। एक स्टेट केरल, यहां पे सीपीआई जीती, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जीती, वहां थी बट सरकार नहीं बना पाई थी। यहां पे सरकार बनी सीपीआई की, सबसे पहली सरकार अगर हम बात करें तो दूसरे चुनाव में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की केरल में। तीसरी की अगर हम बात करें तो 361 सीट आउट ऑफ 489, और सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों ही जगह पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, हर एक स्टेट में और सेंटर में भी। क्लियर है ये तीन चुनाव। तो क्या जब तीनों चुनाव में कांग्रेस जीती है तो क्या ये ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस नहीं है? क्या भी एक जो दल है उसके प्रभुत्व का दौर नहीं है? चलो ठीक है, ये यहां से कुछ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि भाई तीनों ही जो इलेक्शन उनके बारे में लिखो। 4 नंबर में पूछ लिया तो इनका रिजल्ट भी बताना, यहाँ पे दूसरी पार्टी क्या पोजीशन थी, यहाँ क्या थी, यहाँ क्या थी, ये सारी चीजें बतानी है। और इस समय को 1952 से लेकर 67 तक का जो काल है उसको कांग्रेस के डोमिनेंस का काल कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन है, ध्यान देना, आवर इलेक्टोरल सिस्टम helped Congress in these massive victories। जो ये बड़ी जीत थी ना कांग्रेस की, इनमें हमारे इलेक्टोरल सिस्टम ने भी मदद करी थी। इलेक्टोरल सिस्टम, अब पूछोगे जी कैसे? हमारे यहां पे अपने 11th में पढ़ा था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो सबसे पहले खंबे को छुएगा, या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को इंप्लीमेंट करा गया है ना। इसका मतलब क्या है कि 10 कैंडिडेट खड़े हैं, जिस कैंडिडेट की सबसे ज्यादा वोट होंगी वो जीता माना जाएगा। देखिए सोच के, मान लो टोटल वोट है 20, क्लियर है, और यहां पे एक को मिल गई 4 वोट, एक को मिल गई 6 वोट, फिर 4, फिर 5, फिर 1। कौन सा कैंडिडेट जीता है? ये वाला। वैसे कितनी वोट में जीतना चाहिए? 20 टोटल वोट है तो आधी 10, 10 से ज्यादा मतलब कम से कम 11 वोट हो तो जीते, अगर मेजोरिटी की बात करें। बट अपने यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जिसकी भी वोट सबसे ज्यादा होंगी सब में से वो जीता माना जाएगा। अब एक बात अगर हम देखें, इसने वोट कितनी प्राप्त करी है? 20 में से 6, 20 में से 6 को अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये होगा 30%। 30% वोट प्राप्त करके ये जीत गया। अब इसने देखो, इसने 25% और ये हार गया। अगर मान के चलो
कांग्रेस ने 30% वोट प्राप्त करी और उसने सीट जीत ली, और इसने कुछ सीट जीती, एक इसने 25% वोट प्राप्त करी और एक भी सीट नहीं जीती। वोट परसेंटेज तो आप एक बात समझ गए, देखो कुछ कुछ बराबर है 30-25, बट सीट देखो ये जीत रही है, ये नहीं जीत रही। हमेशा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होगा, जो सबसे बड़ी पार्टी है ना उसको हमेशा फायदा होगा। ठीक है, जो बिगेस्ट पार्टी है, चाहे वो कोई भी है, बिगेस्ट पार्टी वो होगी भाई जिसने ज्यादा सीट जीती है। ठीक है, विल गेट more seats than their vote percentage। जितनी वोट मिली है ना उससे ज्यादा सीट मिलेंगी हमेशा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, जिस कैंडिडेट ने इन दिस सिस्टम कैंडिडेट सिक्योर मोर वोट्स देन अदर्स, अन्यों से ज्यादा वोट जो प्राप्त करेगा, विल बी डिक्लेयर्ड विनर। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, जिस भी कैंडिडेट ने दूसरे कैंडिडेटों की अपेक्षा ज्यादा वोट प्राप्त कर ली वो कैंडिडेट जीता माना जाएगा, और इस सिस्टम में जो पार्टी ज्यादा वोट प्राप्त करेगी उसको कंपैरेटिवली ज्यादा सीट मिलेंगी। ठीक है, जो एनी पार्टी दैट गेट्स मोर वोट, ठीक है, देन अदर पार्टीज विल गेट मोर सीट्स देन इट्स प्रोपोर्शनल शेयर इन वोट्स। देखो, जिस भी कैंडिडेट को कोई पार्टी है जिसने ज्यादा सीट प्राप्त, जो भी ज्यादा सीट प्राप्त करेगी, मतलब जो ज्यादा वोट प्राप्त करेगी, सॉरी, उसको उन वोटों के परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा सीट प्राप्त होगी हमेशा। क्लियर है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। देखिए अब मैं एक आंकड़े की बात करेंगे तब और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। जो पहला इलेक्शन था ना, फर्स्ट इलेक्शन, कांग्रेस ने 45% वोट प्राप्त करी थी, ये थी वोट, और इसको सीट मिली थी 74%। ये देख लो, वैसे क्या होना चाहिए, 50% वोट प्राप्त करी तो 50% सीट होगी, किसी ने 40% वोट प्राप्त हुई तो 40% सीट। ठीक है, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बात पे जाए, बट कांग्रेस ने देखो 45% पहले इलेक्शन की बात है, और 74%, और एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी जिसने, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी थी। ठीक है, इसने लगभग 10% से भी ज्यादा वोट प्राप्त करी थी, और इसकी सीट कितनी आई थी, 3%। तो कांग्रेस क्या है, सीट ज्यादा मिलेंगी, वोट परसेंटेज इसकी कम थी। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में है ना,
50% से ज्यादा वोट नहीं चाहिए, आपको औरों से ज्यादा वोट चाहिए। वैसे जीतता कौन है, 100 है नंबर, तो 50+1 51 तो कम से कम आने चाहिए। 50% से ज्यादा होगा वही तो जीता माना जाता है। बट इस सिस्टम में क्या है, 50 से 40 से 60 से कोई लेना देना नहीं है। इस सिस्टम में क्या है, जिसकी सबसे ज्यादा वोट, हो सकता है 100 में से 20 वोट है किसी की और वो जीत जाए, और कैंडिडेट्स इतने ज्यादा कैंडिडेट हो किसी की 20 भी नहीं आई, सबकी किसी की 18, किसी की 10, किसी की 5, किसी की 2, किसी की 12 ऐसे आ गई, तो 20% वाला भी तो मिलेगा ना। मान लिया एक को 20 मिली है, टोटल है सीट 40, वोट एक को 20, एक को 19 और एक को 1, तो कौन सा विनर है ये। अब इसने वोट कितनी प्राप्त करी है, अगर हम करें 50, इसने बताओ, ये भी 50 से थोड़ा तो कम है, पर ये दोनों ने बराबर सी वोट प्राप्त करी, पर जीता ये माना गया, सीट यहां पे इसकी होगी। अब एक और इलेक्शन यहाँ पे, यहां भी 40 सीट थी, इसको मिल गई 18, इसको 16, इसको 6, अब फिर ये जीत गई। एक और इलेक्शन की लगाओ, यहाँ पे 40, इसको 15, इसको 14, इसको 11, यहां भी ये जीत गई। अब देखो 40+40+40 120 वोट होगी, जीतने वाली पार्टी को कितनी मिली, 18 और 20 38 और 15 53। दूसरी को कितनी मिली है, जो दूसरे नंबर पे 14 और 19 33 और 16 49, और तीसरी को हम करें 11 12 और 18, इसको तो 53% वोट मिली है, और इसने सीट कितनी जीत ली, 3। 3 का मतलब मान ली 3 ही सीट है, तो 100% सीट नहीं जीत ली भाई, 53% वोट मिल गई, 100% सीट। देखो यहां पे यही लिखा था कि जो ज्यादा वोट प्राप्त करेगा ना, उससे ज्यादा सीट प्राप्त होंगी। 53% वोट थी ना, सीट 53 से ज्यादा होगी, और जो भी पार्टी बचेगी, जो दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, 10वें पे है, हर एक की सीट उसकी वोट परसेंट से कम कम होगी हमेशा। अब इसको देखो, इसको वोट कितनी मिली है, मान लिया 49% ही मान लो, क्या सीट मिली है कोई भी, 0। वोट तो लगभग बराबर नहीं है, इसको 53 है, इसको 49% है, बट इसको 100% सीट मिल गई, इसको एक भी परसेंट नहीं मिला। तो जो पहले पे सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा ना, उसको जितना वोट परसेंटेज उसने प्राप्त किया उससे कहीं ज्यादा सीट का परसेंटेज मिलेगा, और बाकी जो दूसरी तीसरी पार्टी है उनके साथ ऐसा नहीं होगा। ये ध्यान रह जाएगी वे सारी बात, ठीक है। तो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम ने भी ऐसे काम करा है। अब है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इंपॉर्टेंट। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, मतलब कैसा नेचर था इसके डोमिनेंस का, सही था, गलत था, क्या कारण थे, कई सारी बातें इसमें हमने देखनी है। देखिए आजादी के बाद बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे देश आजाद हुए हैं, और बहुत सारे देशों ने वन पार्टी डोमिनेंस को देखा है। हो सकता है बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ हो कि एक पार्टी की सरकार कई साल चली, तो वहां भी वन पार्टी का डोमिनेंस रहा, ऐसे ही भारत में भी वन पार्टी का डोमिनेंस रहा। जो पार्टी आजाद करवा देगी उसका ही तो डोमिनेंस होगा। ऐसा कई देशों में देखा गया कि भाई एक पार्टी ने लंबे समय तक उस देश पर शासन करा, बट भारतीय जो कांग्रेस थी उसकी प्रकृति कैसी थी, उन्होंने कैसे शासन करा और कांग्रेस ने कैसे शासन करा। देखो मैनी कंट्रीज experienced one party dominance, but या by compromising
द डेमोक्रेसी, ये मेन बात है। बहुत सारे देशों ने एक पार्टी के डोमिनेंस को, बट वहां पे क्या करा, कंप्रोमाइज करा गया भाई डेमोक्रेसी के साथ। किसी देश ने मान लिया वन पार्टी सिस्टम बना दिया, तो वहां तो वैसे ही वन पार्टी, एक पार्टी का रूल रहता रहेगा हमेशा। एक तो ये वन पार्टी डोमिनेंस होगा। किसी ने ऐसा करा, एक पार्टी को ज्यादा पावरफुल बना दिया, चुनाव हो रहा, चुनाव में धांधली करवा दी, दूसरी पार्टियों को बढ़ने का मौका नहीं दिया, ठीक है, डिक्टेटरशिप लगा दी, तो वन पार्टी डोमिनेंस तो वहां भी रहा है। बट भारत में ऐसा नहीं। भारत में जो कांग्रेस पार्टी थी, इसने डेमोक्रेसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करा, ठीक है। इसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने भी इलेक्शनों में पार्टिसिपेट करा और वो हारी, कांग्रेस जीती। ये एक लोकप्रिय पार्टी थी, ठीक है। ऐसा नहीं भी दूसरे देशों जैसे चीन है, चीन में क्या करा गया, वन पार्टी सिस्टम लगा दिया गया। क्यूबा में क्या करा गया, सीरिया में क्या करा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से ही इनको वन पार्टी सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना दिया कि उसी पार्टी की सरकार रहेगी। भारत में ऐसा है, ऐसा लिख रखा है कहीं भी इसी भी पार्टी की सरकार रहेगी? नहीं। भारत में क्या होगा भाई, बेलारूस है, म्यांमार है, ये सारे देश क्या थे, इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना दिया कि भाई वहां पे उसी पार्टी की सरकार बनती रही, दूसरी पार्टियों को खत्म कर दिया, चुनाव में धांधली करवा दी, बूथ लूट लिए, लोगों को लोभ लालच दिया गया, पैसे से वोट खरीदी गई। ऐसा काम हुआ दूसरे देशों में। बट जो भारत में कांग्रेस थी ना, इसने डेमोक्रेसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करा। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिख रखा था कि भाई आराम से इलेक्शन लड़ो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। ये लोकप्रिय पार्टी थी, इसलिए कांग्रेस का ये डोमिनेंस रहा। अगर हम इसके कॉजेस की बात करें, भाई क्या कारण थे भाई ये इतनी लोकप्रिय पार्टी थी, इसका सबसे पहला जो कारण था, अगर हम कल भी इसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी, हेरिटेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस का एक कारण ये था, ठीक है। कांग्रेस के पास राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत थी, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में यही पार्टी थी। कांग्रेस को भारत का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। जो कांग्रेस की डिमांड थी, ये माना जाता था ये भारतीयों की डिमांड है। तो जब भारत आजाद हुआ तो कांग्रेस, नो डाउट कांग्रेस लोकप्रिय थी और कांग्रेस की सरकार बननी तय थी, ठीक है। कि ऑर्गेनाइजेशन वाज स्प्रेडेड ओवर होल कंट्री, इवन इन विलेजेस। जो इसके संगठन थे, पूरे देश में फैला हुआ संगठन था भाई कांग्रेस का। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसका संगठन पूरे देश में फैला हुआ था। यहां तक कि गांव गांव में कांग्रेस की यूनिट थी। तो इस लेवल की पार्टी को हराना आसान होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तीसरा भाई, क्रिस्मेटिक कैरेक्टर ऑफ नेहरू। नेहरू का जो क्रिस्मई चरित्र था, लीडरशिप थी, वो भी कांग्रेस की जीत का कारण था। नेहरू दूरदर्शी थे, इनकी लोकप्रिय नेता थे। जो इनका प्रभाव था वो भी कांग्रेस के डोमिनेंस का एक कारण था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसको देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं भाई कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस क्यों रहा, ठीक है। एक ये भी, जो अवर इलेक्टोरल सिस्टम, ये भी तो लिख दोगे, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसका योगदान नहीं होगा।
जब नेशनल मूवमेंट का हेरिटेज। दूसरा इसके ऑर्गेनाइजेशन थे, गांव गांव तक थे, इतनी बड़ी पार्टी हो ही नहीं सकती। तीसरा कि भाई जो इनके नेता थे नेहरू जी, उनका एक करिश्माई चरित्र था, करिश्माई पर्सनालिटी थी, लीडरशिप थी। और अवर है ये हमारा इलेक्टोरल सिस्टम, हमारी जो चुनावी तंत्र था, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला, ये इस सिस्टम के कारण भी क्या हुआ, कांग्रेस हर जगह पे सरकार बनाने में कामयाब रही। और साथ में ये इसका कारण था। ठीक है, अगर हम नेचर की बात करें, अब नेचर पे आएंगे, अभी कैसा नेचर था, अभी नेचर का जवाब नहीं दिया है, अभी ये बताया है कि भाई वन पार्टी का डोमिनेंस बहुत सारे देशों में एक्सपीरियंस किया गया है, बट वो कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी, बट भारत में ऐसा नहीं हुआ। हर डेमोक्रेसी की हर प्रिंसिपल को यहाँ पर लागू करा गया, उसके साथ चुनाव लड़े गए। और कांग्रेस पार्टी लोकप्रिय पार्टी होने के कारण 1952 से लेके 1967 तक अपना शासन कायम रख सकी। यहाँ पे डेमोक्रेसी था, कितनी भी पार्टी चुनाव लड़ सकती थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। बट उसके हमारे यहाँ पे जो दूसरे देश थे ना, उनके वहां पे कारण हो सकते हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही वन पार्टी सिस्टम लगा दिया हो, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लगा दिया हो कि भाई दूसरी पार्टी का बनना मुश्किल हो गया हो। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे क्या कारण थे, जो कांग्रेस पार्टी की जो मैसिव विक्ट्री रही है थ्रू आउट द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, पहला कारण ये था हेरिटेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। फिर इसके जो ऑर्गेनाइजेशन थे गांव गांव तक थे। क्या इस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भारत आजाद होने के, देखो 1947 में हम आजाद हो गए, 1952 में इलेक्शन हुआ है, क्या इतने थोड़े समय में कोई भी पार्टी पूरे देश में अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा भाई जो नेहरू थे, पंडित नेहरू, उनका करिश्माई चरित्र और हमारा इलेक्टोरल सिस्टम। और एक और लिख सकते हो भाई, एक पॉइंट और जरूर लिख देना, इनकल्सिव नेचर ऑफ कांग्रेस। अब ये इनकल्सिव क्या होता है, इसको हम नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस में पढ़ेंगे। इनकल्सिव का मतलब होता है समावेशी, कांग्रेस का समावेशी चरित्र, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समावेशी चरित्र होता क्या है, इसका मतलब है सबको एक साथ लेकर चलने का चरित्र। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? देखो हिंदी में भी साथ में नोट्स बना सकते हो, बोला है भाई 2-4 दिन का मुझे काम है, तो उसके बाद मैं इसकी पीडीएफ भी भेजूंगा। पर कोशिश करनी है, अपने से भी कोशिश करो। देखो वो नोट्स लिख लेना, मेहनत से मत डरो, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं। और मुझे क्या मिलना है, कम से कम बताओ क्या होता है, जो तुम अपनी पढ़ाई करते हो ना, जितने बार किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा वो मजबूत होगी। एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक आगे आने वाले समय में जब हमारे ऊपर, आप लोगों के ऊपर इस देश का भार होगा, तो उस समय इन चीजों की बेहतर समझ आपका रास्ता आसान बना देगी। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हर चीज को कि माइन्यूट डिटेल भी आपसे शेयर करूं, और कोशिश करूंगा कि भी आप उसको समझ भी पाए। बट उसके बाद भी अगर समझने में परेशानी होती है तो यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चले फिर, बाय, ओके।